नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव और ये है 8 PM शो। राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हुए, सरकार बदली, बीजेपी की सरकार आई और उसके बाद अभी 6 महीने हुए हैं और 6 महीने में जो सियासी घमासान है, चाहे वो बीजेपी में हो चाहे वो कांग्रेस में हो, वो लगातार जारी है। इसी बीच लोकसभा के चुनाव आते हैं। लोकसभा के चुनाव में इस बार बीजेपी जहां हैट्रिक का सपना संजो रही थी, उसे जो है 11 सीटों का नुकसान होता है। 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, सीधे 11 सीटों का नुकसान होता है। इन 11 सीटों में से 5 सीटें ऐसी थी जहां पर कांग्रेस ने या फिर जो उसके सहयोगी दल थे उन्होंने अपने विधायकों को मौका दिया था या फिर विधायक उतरे थे। अब उन 5 सीटों पर, क्योंकि अब विधायक जो है वो सांसद बन गए हैं, तो उन 5 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। अब इस उपचुनाव में उन 5 शहरों में जो 5 सीटों पर चुनाव होंगे, वहाँ का उम्मीदवार कौन होगा, कौन वहाँ पर इस बार बाजी मारेगा, और इसके अलावा क्या कुछ सियासी समीकरण उन चेहरों के इर्द गिर्द है, उन सीटों के इर्द गिर्द है। उसके अलावा जो प्रदेश में अभी सियासी घटनाक्रम है कि जो किरोड़ीलाल मीणा है उन्होंने अपना इस्तीफा दे रखा है और उसके बाद आज उन्होंने विधानसभा में भी नहीं मौजूद होने की बात कही कि भाई वो मौजूद नहीं हो पाएंगे और उसे विधानसभा स्पीकर ने स्वीकार भी कर लिया। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पुष्कर चौहान सर के साथ। तो सबसे पहले आपको वो तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर से शुरुआत करते हैं। देखिए उपचुनाव में कौन, विजेंद्र ओला की जगह पे अब कौन आएगा? राजकुमार राउत, मुरारीलाल मीणा, हरीश चंद मीणा और हनुमान बेनीवाल। ये 5 सीटें हैं, ये 5 चेहरे हैं। अब इनकी जगह पर इनकी जगह कौन लेगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। इसमें से 3 कांग्रेस के पास हैं, 1 RLP के पास है और 1 BAP के पास है। अब देखिए, अब इन चुनाव में इन सीटों पर जो चुनाव होने हैं उसमें कांग्रेस और बीजेपी का जो लड़ाई है वो बड़ी दिलचस्प है। कांग्रेस यहाँ पर 3 सीटें जहाँ पर वो काबिज थी, बीजेपी इन 5 सीटों में से कहीं पर भी नहीं थी। तो अब TV9 राजस्थान के कुछ सवाल हैं जो आपके लिए, जिनके जवाब हम जानेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर से। लेकिन वो सवाल पहले आपको बता देते हैं। उपचुनाव में क्या इंडिया गठबंधन बना रहेगा? देखिए, लोकसभा नतीजे आने के बाद से लगातार, चाहे वो राजकुमार राउत की तरफ से रहा हो कि भाई उपचुनाव में अकेले जाएंगे या फिर हनुमान बेनीवाल की तरफ से रहा हो। दूसरा, कांग्रेस के लिए फिर मुश्किल बनेंगे मीणा। यहाँ पर हम बात किरोड़ीलाल मीणा की नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बात करेंगे, वो बताएंगे कौन से मीणा की हम बात कर रहे हैं। नरेश मीणा और प्रहलाद गुंजन, क्या ये उपचुनाव में कांग्रेस की तरफ से दावेदार होंगे? ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ाएगा बाबा का बवाल। जिस तरीके से उन्होंने पहले इस्तीफा दिया, आज उन्होंने विधानसभा में भी कहा कि भाई वो अन्य बैठकों में उपस्थित नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा सबसे बड़ा फैक्टर, वसुंधरा फैक्टर किसके लिए संजीवनी बनेगा? राज्य लगातार सुर्खियों में है विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद से। चुनाव नतीजों के पहले से भी वो थी, लेकिन चुनाव नतीजे के बाद से कुछ ज़्यादा ही वो तो कहीं अपनी वो नहीं कर रही, लेकिन वो लगातार जो है वो सुर्खियों में है, कहीं ना कहीं वो बीच फ्रेम में आ ही जाती हैं। तो उनका वाला फैक्टर किसके लिए काम करेगा? क्योंकि देखिए, उनकी मौजूदगी नहीं होने से बीजेपी को अब टोटल तो 11 सीटों का नुकसान हुआ, लेकिन 4 से 5 ऐसी सीटें थी जहां पर उनका प्रभुत्व था और लगातार पुष्कर सर ने वो चीज़ हमें हमारे दर्शकों को बताई भी थी। तो अब सीधे उन्हीं से बात करते हैं और उनसे समझते हैं कि इन 5 सवालों में कौन कौन से फैक्टर जो है वो फिट बैठते हैं किसके लिए, और क्या कुछ उपचुनाव में किसको कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। जी सर। तो अम्बेश, आज आपके एक सवाल से शुरू करते हैं। जी सर। पहला सवाल आपका था, स्क्रीन पे पहला सवाल लाया जाए, क्या गठबंधन बना रहेगा? जी सर। ठीक, तो जो बैठक हुई अभी सांसदों के सम्मान में, उसमें राउत ने अपनी परेशानी बता दी कि नहीं आ पाएंगे, RLTP ने अपनी समस्या बताई। दरअसल ये माना जा रहा है कि ये गठबंधन अभी बना रहेगा, खींचतान चलेगी, मान मनव्वल रहेंगे। नहीं तो आप देख रहे हैं राजकुमार राउत के लिए जिस तरीके से विधानसभा सत्र जो चल रहा है, कांग्रेस मेहनत कर रही है मदन दिलावर के इस्तीफा मांगने को लेकर,
प्रकरण वो डीएनए वाले। जबकि सर 4 विधायक बीएपी के भी हैं, लेकिन एक्टिव सबसे ज्यादा कांग्रेस के विधायक इस मामले पर नजर आ रहे हैं। वो यही दरअसल अब वो लग गया ना कि बीजेपी को हराया जा सकता है जी, वो फैक्टर सबसे ज्यादा काम कर रहा है। और इसलिए अच्छा, आप अभी 4 जून तक साथ थे, 1 महीने में ना तो सरकार में आए, आप क्या हवाला देके छोड़ेंगे? और दूसरी बात, अभी राजकुमार राउत हो या हनुमान बेनीवाल हो, इनको अपने सीट पर चुनाव जीतने के लिए ऐसा तो है नहीं, या तो ये इन लोगों के लिए कम से कम उपचुनाव में जरूरी है कि या तो ये बीजेपी के पाले में खड़े हो जाके या तो यहां, उन दोनों स्थितियों में आपको बताना पड़ेगा कि सरकार के खिलाफ ऐसा क्या हो गया जो बीजेपी इतनी अच्छी लगने लगी या कांग्रेस इतनी खराब क्यों हो गई। ये एक फैक्टर जो है ये ग्लू कर रहा है कि अभी नहीं बात है। और जिन 3 सीटों पर चुनाव है कांग्रेस के लिए जो दांव पर हैं, आप मुरारीलाल मीणा वाली दौसा सीट को ले लीजिए, वो सीट सचिन पायलट के लिए नाक का सवाल होगी, वो सीट मुरारीलाल मीणा के लिए नाक का सवाल होगी, और वहां कांग्रेस जल्दी हारती नहीं है ये सीट। जी सर। तो वहां अब उस ऐसा तो है नहीं कि वहां पर आरएलटीपी और बीएपी साथ न दे तो अंदर खाने में हरा दे कि इनके प्रभाव जीतेगा। दूसरी सीट ले लेते हैं आरएलटी, ये अपना झुंझुनू, ब्रिजेंद्र ओला। मैं आपको हमेशा बोलता हूं पारिवारिक सीट है, शीशरा मोला जीतते आए बेटे परिवार को, ब्रिजेंद्र ओला इस बार भी चर्चा यही है कि उनकी बेटी को टिकट दे दिया जाएगा, टिकट दे दिया जाएगा। अब ये 2 सीट हो गई। दरअसल ये मैं पहले सवाल का जवाब दे रहा हूं कि क्यों नहीं ये गठबंधन टूटेगा। जी। तीसरी सीट है हरिश्चंद्र मीणा वाली देवली उनियारी, वो कांग्रेस की अपनी मजबूत सीट वो भी है। तो अब वहां पर बेकार में बैर ले लें और वहां उपचुनाव सत्ता का होता है तो वो आरएलटीपी तो जिताने जाने रहे खुईसर और 84 राजकुमार राउत को, वहां ऊपर नीचे हो गया खुईसर में जो 3-4 हजार का अंतर है, 2000 कुछ का, तो पता लगा वो एक सीट और चली जाए, विरोध में एक सीट खोने। तो ये वो चीजें हैं जो मेरा आकलन ये कहता है कि ये गठबंधन उपचुनाव तक बना रहेगा। अब आपका दूसरा सवाल आ गया कि दौसा सीट पे मीणा की मुश्किल। देखिए मैं लगातार कह रहा हूं और आपने देखा है, तस्वीरें चला रहे हैं कि किस तरीके से एक वीडियो हम लोगों ने बृहस्पतिवार को किया, गुरुवार को, कि सीटों को लेके कि कितना मिलजुल के अब एकजुट दिख रही है कांग्रेस कि क्यों कौन किसकी कुर्सी पे बैठेगा। जूली भी वहीं थे, डोटासरा भी वहीं थे, रंधावा भी वहीं थे और सचिन पायलट भी थे। तो वहां पर नरेश चंद मीणा मुश्किल क्या पैदा करेंगे? अब उनसे कुछ वादा किया गया होगा, अब वो प्रेशर डालेंगे कि देखिए अब वो चले गए हैं तो अब मुझे दीजिए। वहां कैंडिडेट मीणा ही आना है और आप नोट कीजिए वहां पर सचिन पायलट की मर्जी का ही नेता कांग्रेस से टिकट पाएगा। अब सर इस लिहाज से तो अगर जैसे नरेश मीणा जो है उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए पर्चा भर दिया, फिर पायलट ने स्पेशली उनको समझाया और उसके पायलट के समझाने के बाद फिर उन्होंने कोटा में प्रचार प्रसार किया और देखिए जहां कोटा जो बीजेपी 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख से जीता करती थी, 41,000 इस बार उनकी मेहनत कहा जाए तो कहीं ना कहीं रंगने, तो वो दावेदार आपको लगता है, आपको क्या लगता है कि वो कांग्रेस बनाएगी उनको दावेदार या फिर? देखिए मैंने कहा ये सचिन पायलट अपनी वो पर्ची सचिन पायलट के नाम ने जिसकी रखी हो जेब में वो निकाल दे देंगे इलेक्शन कमेटी को, कहेंगे इनका नाम ऐलान कर दो। और ताल ठोक के तो बैठे ही हैं कि भाई और 8 में नहीं आया तो मीणा विरोध भी करेंगे, ये भी आप लिख के ले लीजिए। अब आपको मीणा को एडजस्ट करना पड़ेगा कि आप कैसे करेंगे। और सत्ता सरकार में है नहीं कि कहीं आपको राज्य मंत्री दर्जा देके किसी चेयरमैन बना दे विभाग। और बीजेपी इस चक्कर में रहेगी कि अगर मीणा से नाराजगी बनती है तो उन्हीं को ले आओ, इनको लड़वा दो। बीजेपी के लिए तो हर ही सीट है जी,
तो ये इस सवाल में भी सचिन पायलट ही रोल तय करेंगे। सर अब देखिए नरेश मीणा, प्रहलाद गुंजन जो कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में कांग्रेस में आए, चुनाव लड़ा, उनकी भी हार, खैर बहुत बड़ी हार नहीं। मैं एक बात आपको बता दूं, जो आप सवाल पूछने जा रहे हैं, क्या प्रहलाद गुंजल तो नहीं आ रहा? हाँ, प्रहलाद गुंजल वसुंधरा के करीबी थे और सचिन पायलट के अब करीबी होना चाह रहे हैं। तो अब वो वहां भी सचिन पायलट तय करेंगे ना। आपको पता है टोंक सीट पे हरीश चंद्र मीणा को टिकट उन्होंने दिलवाया, जीते तो देवली उनियारा में भी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ब्रजेंद्र ओला ने खुल के चुनाव जीतने के बाद कहा है कि मैं तो सचिन जी की वजह से जीता जी। तो ये जो सवाल है, यहां गुड फील फैक्टर है, जनता इनको क्या सबक देती है कि अब। और दूसरी बात, वहां पर बीजेपी अब इन 3 सीटों पर या 5 सीटों पर कितना प्रभावी रहेगी, क्योंकि मेरे पहले सवाल के जवाब में मैंने कहा ना, खीसर और 84 दोनों सीटों पर इन दोनों सहयोगी दलों को कांग्रेस की ज्यादा जरूरत है जी। ये दोनों दल चाहते हैं कि कांग्रेस साथ रहे तो ज्यादा अच्छा रहे। एक बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई, अब आता है आपका चौथा सवाल, किरोड़ी बाबा का सवाल। जैसा आपने बताया, अब किरोड़ी लाल मीणा ये चाहते हैं कि उनकी उपयोगिता बनी रहे। अब वो उन्होंने कहा मैं इसमें भाग नहीं लूंगा। अब मुझे ये लग रहा है कि क्या वो फिर दौसा पर तो नहीं खेल जाएंगे। चर्चा ये आ रही है कि वो दौसा से अपने भाई के लिए टिकट जो लोकसभा के लिए मांग रहे थे, कम से कम वो विधानसभा के लिए अब आ गए हैं। दरअसल लड़ाई वो वही है और उनकी बार बार टक्कर सचिन पायलट के मजबूत गढ़ में हो रही है जी। और बाबा का जो एक औरा है, किरोड़ीलाल जी का अपना, मीणा समाज में उनका अपनी अच्छी पैठ है, तो वो यहां से लेके देवयाली उनियारी और खुईसर सब जगह प्रभाव डालेंगे। पुराने नेता हैं, सब जानते हैं, हर जगह कहते नहीं जिले में 2-4 आदमी हर कहीं जानने वाला है। अब ये मैसेज वो ये नहीं देना चाह रहे हैं कि बीजेपी नहीं देना चाहेगी कि ये नाराज है। अभी मुझे लगता है जब तक चुनाव डिक्लेयर होंगे और बीजेपी किरोड़ीलाल मीणा को किसी भी तरह से ये मना लेगी कि वो पार्टी के ही लिए काम करेंगे, क्योंकि आज की जो घटना है, जैसा उन्होंने सदन में कहा कि अब मैं किसी विधानसभा की बैठकों में काम नहीं कर पाऊंगा, पार्टी की तरफ से कुछ नहीं आ रहा है। आप ये देखिए, पार्टी उनके लिए गुड बोल रही है। दरअसल वो एक नया वीडियो हम लोग करेंगे किरोड़ीलाल मीणा के लिए क्या क्या संभावनाएं बची हैं जी। वहां उनके भाई को टिकट देके वो मंत्री बनवाते हैं, तो फिर आप कहाँ एडजस्ट होंगे। बहुत सारी चीजें हैं। केसी वेणुगोपाल वाली सीट खाली हुई राज्यसभा की, उसका भी 6 महीने के अंदर चुनाव है, वहां पर क्या होगा। तो ये जो सवाल उठ रहे हैं लगातार, ये एक बड़े बीजेपी के अंदर बड़ी हलचल को वो दे रहे हैं कि आप किरोड़ीलाल मीणा को ही एडजस्ट करते रहेंगे। पहले राज्यसभा से विधानसभा में लाए, फिर अब इधर से फिर उधर, फिर इधर से उधर, फिर क्या वहां वो मांगेंगे, फिर क्या 5वां मंत्री बनेगा। और फिर अगर वो सर राज्यसभा जाएंगे तो उनकी भी सीट खाली होगी, तो वही सवाई माधोपुर वाली। वही मैं कह रहा हूं, किरोड़ी फैक्टर उपचुनाव से पहले बीजेपी सेटल करना चाहेगी कि ये कर दें। अब जो आपका आखिरी सवाल है वसुंधरा, ये सबसे बड़ा सवाल है और बीजेपी के लिए अगर इसको टैकल नहीं किया गया तो, क्योंकि उपचुनाव में बीजेपी के पास खोने को कुछ नहीं, पाने को जहां है। अगर वो एक सीट भी पाती है तो उनकी जीत है और इन लोगों की गठबंधन की हार है या कांग्रेस की हार होगी सीधे सीधे। नैतिक हार तो होगी कम से कम भाई। जैसा अच्छा, जैसा कि आप खुद आंकड़े देख के बताते हैं कि खुईसर सीट पे हनुमान बेनीवाल को समस्या आ सकती है या इस बार ही आई, जो आंकड़े कह रहे हैं सर, जो आंकड़े उनके। इसीलिए जब कांग्रेस साथ खड़ी थी तब तो ये आंकड़े आए। नहीं सर, उस वक्त ये गठबंधन में नहीं थे।
ये 2023 का है। हाँ 2023 में ये गठबंधन में नहीं थे। ठीक ठीक ठीक। वो फिर भी जो जीते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। जो लोकसभा में इस बार मार्जिन 1 लाख से कम आया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं जब कांग्रेस बीजेपी भी इनको हराना चाहेगी, इसलिए खुईसर सीट पे लड़ाई है, इसीलिए वो रहेगा। और चर्चा ये भी है कि खुईसर सीट से बीजेपी है ज्योति मिर्धा को मैदान में उतार सकती है। तब इनके भाई उतरेंगे। पिछली बार उतारा था, तो अब चर्चा है कि ज्योति मिर्धा को उतारा जा सकता है। ज्योति मिर्धा इतनी बार फेलियर होती जा रही है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। 14 हारी कांग्रेस से, 19 हारी, फिर 24 हारी, 23 हारी अपने चाचा जी से। हाँ 24 हारेंगी अब जी। 24 हारी, एक हार गई नागौर। हाँ 24 तो हारी गई ना। हाँ, तो 4 लगातार 4 हार हो गई हैं। तो वहां पर कई समीकरण है जिसमें हनुमान बेनीवाल को कांग्रेस की जरूरत रहेगी जी। और जो वसुंधरा फैक्टर संजीवनी अगर नहीं काम करती है, अगर बीजेपी को लिए काम नहीं, वो जिस तरीके से बजट सेशन से वो बाहर, अगर बीजेपी उनको नहीं लाती सर, अब उनके नहीं, अब कैसे आएंगी ये भी तय होना है ना। उन्होंने दम दिखा दिया है, वेट विल फाइट। उसके बाद से अभी तक महारानी का कोई एक्शन नहीं दिखाई दिया है। और एक्शन ये दिखाई दिया कि वो विधानसभा में बजट पेश के दौरान पार्टी के उस पर नहीं थी। अब उन्होंने पार्टी के अंदर क्या बोला है, पार्टी ने उनको, और आप वो भी देख रहे हैं कि सतीश पूनिया जैसे नेता उनके लिए क्या कह रहे हैं। हम लोगों का वीडियो है, देखा है। तो संजीवनी जिधर खड़ी हो गई खुल के उसकी तरफ है, और अगर बीजेपी से नाराज हो गई तो बिना कहे कांग्रेस को फायदा मिल जाएगा। भाई मैटर ये जाएगा ना कि देखिए ये वसुंधरा राजे को बता रहे थे हमारे साथ हैं और नहीं है, और जब चर्चा चलती है, हवा चलती है, तो उसका बड़ा फर्क पड़ता है। तो उपचुनाव की इन 5 सीटों पर दंगल बड़ा है, चेहरे 2 हैं, चेहरे वसुंधरा और सचिन पायलट। जो दाम वैसे तो किरोड़ी बाबा भी हैं, लेकिन जो बड़ा साख दांव पे है वो कि भाई सचिन पायलट अपनी बचा पाएंगे, और बीजेपी को अगर बचानी है तो वसुंधरा राजे को लाना पड़ेगा। अगर उनको एक भी सीट पे जीत दर्ज करनी है तो उनको फ्रेम में वसुंधरा राजे को लाना पड़ेगा। तो ये 2 चेहरे कि सचिन पायलट और वसुंधरा राजे सियासत में कहाँ जाएंगे, ये बहुत कुछ तय करेगा। बिल्कुल सर। तो अब देखिए सचिन पायलट और वसुंधरा, सचिन पायलट के लिए उनके पीछे का एक युग कहें जिससे उनका लड़ाई थी वो बीत चुका है। अशोक गहलोत से उनकी जो अदावत रही थी, अब अशोक गहलोत माना जा सकता है कि भाई उम्र हो गई है, बीमार भी हैं, अभी वो विधानसभा भी नहीं अटेंड कर पा रहे हैं। तो अब आने वाला समय वो सचिन पायलट का है। तो उनके लिए, और जिस तरीके से उन्होंने लोकसभा चुनाव में 7 उम्मीदवार अपने टिकट दिलवाए, उसमें से 5 को जीत मिली, 2 जो है वो बहुत कम अंतर से हारे। ललित मीणा और ललित यादव और अशोक चोपड़ा, अनिल चोपड़ा, सॉरी जी। तो 2 उम्मीदवार उनके हारे का। और इधर जो है अब आपको अगर देखें, वसुंधरा राजे नहीं एक्टिव हुई, और आप TV9 राजस्थान की जो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि हमने इस पे एक चर्चा करी थी कि अगर वसुंधरा राजे लोकसभा में एक्टिव नहीं हुई या उनके एक्टिव नहीं होने से वो कौन सी 5 सीटें हैं जो बीजेपी हार सकती है। और देखिए सर, पूर्वी राजस्थान की, उनकी ससुराल से भी और भरतपुर से भी और नागौर से भी और चूरू, ये 4-5 सीटें थी जो हमने चर्चा करी थी, और वो सारी सीटें चूरू तो कह के हम बोला गया था। तो अब देखिए, अब ये देखना दिलचस्प है 5 सीटों का जो उपचुनाव है वो किसके लिए जो है वसुंधरा राजे किसके लिए संजीवनी बनती हैं, और पायलट कितनी उड़ान पर कांग्रेस को ले जाते हैं, कहां ले जाते हैं, देखना बहुत दिलचस्प होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी क्या राय है दोनों नेताओं को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और क्या सवाल आपके हैं वो भी लिखें, हम उसका जवाब देंगे। बाकी चैनल को TV9 राजस्थान को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।